गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग इसमें देखेंगे हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट है जो कि ये 40 क्वेश्चन का सेट है। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ये देख पा रहे होंगे। तो देखिए आप लोगों को ये जो 40 क्वेश्चन का सेट है इसमें आप लोग को केवल और केवल वर्ण से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को और कोई क्वेश्चन छूटेगा, मतलब कि वर्ण से संबंधित, ठीक है। और देखिए वर्ण हुआ, शब्द विचार हुआ, वाक्य विचार हुआ, मतलब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। और एग्जाम में मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ठीक है। सो आप लोगों को ये बहुत ही सिंसियरली आप लोगों को ये सब चीज़ को देखना है। ये नहीं कि हम लोग को वर्ण सब चीज़ आता है, व्यंजन आता है, स्वर आता है, सब आता है, वैसा नहीं। आप लोग को एकदम प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा तभी कुछ होगा, नहीं तो फिर एग्जाम में जाने के बाद केवल कन्फ्यूजन होगा बैठने के बाद। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, ठीक है। आप लोगों को सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं, एक भी चीज़ नहीं छूटा है। यहाँ 40 जो क्वेश्चन आप अभी देखेंगे, ये 40 क्वेश्चन में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप लोग को नहीं बताए होंगे, ठीक है। बस एक ही चीज़ नहीं बताए हैं प्लूत के बारे में, ठीक है। तो उसको भी आप लोग को बता देंगे अभी क्लास करते करते, ठीक है। तो देखिए पहला का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ठीक है। अब एग्जाम में कहीं कहीं वर्ण नहीं लिखा रहेगा, दे देगा ध्वनि, ठीक है, या अक्षर लिख देता है, तो कन्फ्यूज नहीं होएगा। ध्वनि को टिक कर दीजिएगा, ध्वनि और वर्ण एक ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा नंबर, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं। तो ये आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये सबको, ये सब इजी जी है, इस सबको बहुत आप लोग को एकदम बताए हैं। भूख के इतना चिल्ला चिल्ला के आप लोग को बताए हैं कि ये सब चीज़ प्रैक्टिस सेट में इस समय टाइम नहीं लेना है, ठीक है। इसको कमेंट करके बताइएगा। देखिए तीसरा नंबर, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। सिंपल है, बस आपको समझना है। देखिए स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, तो आप लोग को जब स्वर का डेफिनेशन बता रहे थे तो स्वर का डेफिनेशन बताए थे कि स्वर जो होता है कि वो बिना रोके टोके, बिना गतिरोध के व्यंजन के साथ उच्चारण हो जाता है, ठीक है। व्यंजन के साथ साथ उसका भी उच्चारण हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ उत्तराखंड पुलिस में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए चौथा नंबर, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है कितना है, ठीक है। तो आप लोग को देखिए संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन, इस सब को आप लोग को पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो इस सब का आंसर आप लोग फटाफट एकदम कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। ये भी आप लोग का होमवर्क है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर, स्वर कहते हैं। देखिए स्वर का डेफिनेशन अभी आप लोग को बताएं कि बिना बिना गतिरोध के, बिना विघ्न बाधा के उच्चारण होता है, ठीक है, उसे स्वर कहते हैं। तो देखते हैं इसमें पहला ए में क्या दिया है, जिनका उच्चारण लघु और ये नहीं होगा, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। आगे पढ़ना भी नहीं है, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन तो अभी इजी है, लेकिन आगे मतलब कि आप लोग को पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। जितना इजी चीज़ को आप लोग पढ़ के जाते हैं, फिर मतलब कि सिंपल चीज़ को थोड़ा कंसेप्चुअल जो होता है उसको आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। अभी का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही मतलब कि बेहतरीन है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। देखिए अग्र स्वर नहीं है, अगर आप हड़बड़ी में रहिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अग्र स्वर, नहीं को कभी कभी दिखता नहीं है, ठीक है। ये सब होता है कि एग्जाम में कभी कभी नहीं दिखेगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अग्र स्वर नहीं है, तो अग्र स्वर नहीं है, कौन नहीं है, अ। देखिए ये अ जो है ये अग्र स्वर नहीं है, ये अ जो है ये मध्य स्वर है, ठीक है, मध्य स्वर। ई, ए और ई, ए, ठीक है, और बड़ी ई, ये होता है हम लोग का अग्र स्वर, ठीक है। देखिए स्वर को 3 कैटेगरी में हम लोग जिह्वा के आधार पर बांटे हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में 4 होता है, मध्य स्वर में 1 होता है यानी अ, और
स्पष्ट स्वर में हम लोग का 5 होता है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं। देखिए हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो हिंदी में स्वरों के 3 प्रकार हैं। ठीक है, अब कौन कौन सा 3 प्रकार है भाई स्वर का, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। तो याद करने का कोई ज़रूरत नहीं, बस सुन लीजिए। देखिए स्वर का जो प्रकार है वो 3 है। कौन कौन सा है? मूल स्वर, संधि स्वर और संयुक्त स्वर है। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 7 का सी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में अ में अनुस्वर देखिए और अ, ठीक है, विसर्ग, इसको आप लोगों को इतना बताए हैं कि कहना ही नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कि देखिए ये जो है हर एक एग्जाम में मतलब कि ये पूछ ही देता है, 99% ये क्वेश्चन आ ही जाता है। और देखिए ये यूजीसी में आया हुआ है। ठीक है, ये 2012 का क्वेश्चन है। तो ये अयोगवाह है। ठीक है, अयोगवाह वर्ण है। अब ये अयोगवाह वर्ण की क्यों बोला जाता है? देखिए ये जो अ में अनुस्वर है, अ और विसर्ग है, ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर होता है और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन, इसलिए इसे अयोगवाह या नपुंसक वर्ण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। देखिए जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो उसको बोलते हैं प्लुत। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। अब प्लुत के बारे में आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए प्लुत जो है प्लुत स्वर मतलब कि देखिए इसका उच्चारण जब हम लोग करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे देखिए ओम, ये ओम हो गया लेकिन ऐसे होता है ओम। ठीक है, देखिए ओम, बहुत ज़्यादा समय लगता है इसको उच्चारण करने में। तो इस टाइप का जो स्वर है इसको बोलते हैं प्लुत। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। ध्यान दीजिएगा कौन स्वर नहीं है, ये सब क्वेश्चन को एकदम आराम से धीरे से पढ़िएगा। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं। तो कौन स्वर नहीं है, तो देखने में ही पता चल रहा है भाई कि ये स्वर नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 11th नंबर देखिएगा, उच्चारण के, देखिए उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं। ठीक है, देखिए जीभ की स्थिति के अनुसार देखिए कहीं कहीं 5 भेद दिया रहता है, लेकिन 3 भेद जो है ये एग्जाम का ऑप्शन में दिया रहता है 3, और यही सही होता है। ठीक है, 3 अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये जीभ की स्थिति के अनुसार होता है, यानी जिह्वा के आधार पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती है वह क्या कहलाती है। देखिए बहुत ही मतलब समझने वाला क्वेश्चन है ये, बस दिमाग लगाइए, क्वेश्चन आंसर मिल गया। ठीक है, देखिए वे ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती है, भाई कौन है इसका आंसर? आप लोग व्यंजन के बारे में आप लोग को बताए थे कि व्यंजन जो है व्यंजन के साथ स्वर का उच्चारण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यंजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखिए हरियाणा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2009 में, और ये 2010 में आया हुआ है। ये कोई छोटा मोटा एग्जाम सब नहीं है। ठीक है, ये अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन कौन है भाई? स, छ, ल, ह। तो अब स्पर्श व्यंजन आप लोग कैसे कहिएगा स्पर्श व्यंजन? देखिए स्पर्श व्यंजन के बारे में आपको सब चीज़ हम बता दिए हैं कि स्पर्श व्यंजन कितना होता है। या देखिए स्पर्श, इसको भी सुन लीजिए। देखिए स्पर्श व्यंजन जो है टोटल 25 होता है। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये हम लोग का स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्पर्श व्यंजन को ही विभागीय व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको 5 कैटेगरी में किया गया है। अब ये इजी हो गया कि अब आपको पहचानना कि स्पर्श व्यंजन कौन है। ठीक है, इसको एकदम इजी से भी आप लोग बना सकते हैं। जैसे वर्ग बता दिए क से। ठीक है, क वर्ग हो गया, ये सॉरी देखिए क वर्ग हो गया, ये च वर्ग हो गया, तो च, छ, ज, झ, तो ये छ जो है
ये हम लोग का स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अब ये स क्या है भाई? ह कौन सा व्यंजन है? ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का उष्ण व्यंजन में आता है और संघोष में भी आता है, या संघर्षी में आता है। ठीक है, इसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमा अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। ये पंचमा अक्षर आपको बुक में ये जिक्र किया ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आएगा नहीं। देखिए पंचमा अक्षर कहने का मतलब क्या? देखिए क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, त वर्ग या ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। देखिए क ख ग घ अंग होता है। ठीक है, च छ ज झ ञ होता है। तो ये हम लोग का पंचमा अक्षर में ये लास्ट वाला आता है। ध्यान दीजिएगा इसको, क ख ग घ अंग ये हो गया, च छ ज झ ञ, ठीक है, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये हो गया हम लोग का पंचमा अक्षर, इसको बोलते हैं। यानी ये हो गया हम लोग का अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन को ही हम लोग पंचमा अक्षर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान है अनुनासिक। या अनुनासिक कहने का मतलब कि जब भी हम लोग इसका उच्चारण करते हैं पंचमाक्षर का, तो हम लोग का नाक की मदद से भी इसका उच्चारण होता है। ऐसा लगता है कि नाके से इसका उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, देखिए अंतस्थ व्यंजन कहने का मतलब कि वो एकदम अंदर से निकलता है एकदम। ठीक है, उच्चारण जब भी करते हैं तो अंदर से निकलता है, एकदम स्पीड से छूट जाता है, उसको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन होता है अंतस्थ व्यंजन? य र ल व। ठीक है, य र ल व अंतस्थ व्यंजन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, देखिए 16 नंबर आप लोग को बता दिए थे, ये 3 स मिल गया जहाँ और ये ह, इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? ये सब हम लोग का उष्म व्यंजन। क्या व्यंजन हो जाएगा? उष्म व्यंजन। आप लोग को बोले थे कि ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये उष्म व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए उच्छिप्त व्यंजन है। उच्छिप्त व्यंजन है क्या? अब ये आप लोग परेशान हो जाए कि भाई उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है। देखिए उच्छिप्त व्यंजन में सिंपल समझिए कि जब भी हम लोग कोई ऐसा व्यंजन है जिसको उच्चारण करेंगे तो हम लोग का जो जिह्वा है, जिह्वा, ठीक है, यानी जीभ, ये मुड़ जाएगा, ऊपर मुड़ के झटके से टच करता है हम लोग का तालु को, तो इसको बोलते हैं उच्छिप्त ध्वनि या व्यंजन। तो ये हम लोग का कौन कौन सा होगा? ये हम लोग का सिंपल डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 17 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिएगा, उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। अभी आप लोग को पता चल गया कि उच्छिप्त ध्वनि कौन है। ठीक है, देखिए ये हम लोग का अढ़ और ढ, ये हम लोग का जो है उच्छिप्त व्यंजन है। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि उच्छिप्त जो व्यंजन ध्वनि है या व्यंजन है, इसका उच्चारण हुआ है या प्रयोग हुआ है। तो भाई सिंपल दिख रहा है कि हम लोग का ये सी में जो है ये पढ़ाई में इसका यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ज्ञ, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? देखिए ज्ञ वर्ण जो है किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ये हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ज और य। अब समझिएगा, देखिए ये जो हम लोग का ज्ञ है, ये एक तरह ये संयुक्त व्यंजन है। देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन होता है? अक्ष, तर, ज्ञ और स्र, ये जो है हम लोग का संयुक्त व्यंजन है। और ये संयुक्त व्यंजन क्यों बोला जाता है? देखिए दो व्यंजन को मिला के, ठीक है, दो व्यंजनों को मिला के इसका निर्माण होता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब ये ज्ञ जो है किससे बना है भाई? देखिए ये ज्ञ जो है ये हम लोग का ज और य से बना है। अब इसी तरह से त्र जो है, ये त्र बना है त जोड़ र से। ठीक है, तो इसी तरह से सबका निर्माण हुआ है। आगे जो भी आएगा उसको क्लियर करते जाएंगे। ठीक है,
देखिए 20 नंबर, अक्षत्र ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है, सिंपल संयुक्त व्यंजन है। देखिएगा 21, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। ठीक है, कितना है व्यंजन वर्ण का संख्या? देखिए इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हालांकि आप लोग को दो पहले ही होमवर्क दे चुके हैं तो इसको नहीं बताइएगा। ठीक है, देखिए सिंपल 35 होता है, इसमें कोई ये है नहीं। देखिए अभी इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। आप तो 35 बोल दिए, लेकिन जो एग्जाम में पूछता है मूल स्वर, मूल व्यंजन, मूल, हालांकि इसका आंसर जो है हम लोग का ये सी है। ठीक है, आप 35 देने, आप लोग देखिए 35 को क्लियर कर देते हैं कि 35 क्यों आप लोग को बोले। ठीक है, देखिए यहाँ जो कुल जो होता है हम लोग का 35 होता है। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है हम लोग का। देखिए पूरा जो व्यंजन है हम लोग का ये 35 होता है, आप लोग गिन के देख लीजिएगा 35 होता है। अब इसमें एक ही चीज़ मिस्टेक होता है आप लोगों से कि आप लोग जो द्विगु व्यंजन जो होता है उसको भी मिक्स कर देते हैं और 35 को आप लोग सही कर देते हैं, तो ये 35 गलत है। ठीक है, आप लोग जब भी पूछेगा तो 33 को सही करिएगा, इसका आंसर होगा 33। अब क्यों, देखिए ये हम लोग का जो अड़ह है, ठीक है, और ये जो है हम लोग का द्विगु व्यंजन है, इसलिए इसको नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33। आपको एग्जाम में पूछेगा भी कि मूल व्यंजन कितना होता है, पूछ देगा। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा, मूल व्यंजन पूछ दिया तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कंठ ध्वनियाँ, ठीक है, या व्यंजन कौन सी है? कंठ, ठीक है, कंठ यानी कंठ से जो उच्चारण होता है। ठीक है, तो हम लोग का कंठ से उच्चारण होता है क ख ग घ। ठीक है, क्या होता है? क ख ग घ, ये कंठ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। ठीक है, सिंपल। ये सब क्वेश्चन देखिए, हालांकि अभी का ये में ये सब क्वेश्चन, ये जो 21 है ये सबको नहीं पूछेगा, पूछेगा तो आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन सब पूछ देगा। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा, ये सब छोटा छोटा चीज़ है लेकिन पूछ देगा, यही तो बड़ा चीज़ बन जाएगा एग्जाम में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ये देखिए स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ठीक है, ये मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत्य है, ओष्ठ्य है। तो देखिए ये सिंपल, इसको ज़्यादा माथा नहीं लड़ाना है, ये तालव्य है। ठीक है, ये तालव्य है। अब उच्चारण कीजिएगा ये स का, ठीक है, स बोलिएगा तो देखिएगा ये तालव्य यानी हम लोग का तालु को ये टच करता है। ठीक है, ये तालव्य ध्वनि है। 24 देखिएगा मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो अब सबसे पहले आप लोग को इसका पता होना चाहिए कि मूर्धन्य में कौन कौन सा आता है। भाई देखिए मूर्धन्य व्यंजन में जो है ट ठ ड ढ न आता है। ठीक है, कौन आता है? ट ठ ड ढ न। तो मूर्धन्य ध्वनि जो है तालु के मध्य भाग जो होता है उसको मतलब कि हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें जीभ जो है उल्टा होता है, उल्टी नोक का निचला भाग जो होता है मूर्धा से स्पर्श करता है। ठीक है, तालु से, तो इसको बोलते हैं हम लोग का मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन। तो मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आएगा? सिंपल है, ट ठ ड ढ न। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग को क्लियर कर देते हैं। कंठ्य तालव्य, देखिए कंठ्य तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ्य। ठीक है, उसके बाद दंत्य ओष्ठ्य भी आएगा, तो उसको छोड़िए, अभी आप लोग क्लियर कर देते हैं। देखिए कंठ्य में जो है, देखिए कंठ्य में आएगा क ख ग घ। ठीक है, तालव्य में आता है च छ ज झ, मूर्धन्य में आता है ट ठ ड ढ, दंत्य में आता है त थ द ध, ओष्ठ्य में आता है प फ ब भ म। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा 25, देखिए त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो ये सिंपल है, हम लोग का ये दंत्य है भाई। ठीक है, क्या होगा? दंत्य।
अब दंत्य क्यों होगा, देखिए दंत्य इसलिए हो रहा है कि जब भी हम लोग त थ द ध कर रहे हैं तो हम लोग का जीभ जो है सीधा सीधा दांत को टच कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए 26, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों, ठीक है, द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं। ठीक है, एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, ध्यान दीजिएगा, व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों, ठीक है, नहीं ओंठ द्वारा श्वास का अवरोध होता है, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन या कंठ व्यंजन। ठीक है, तो देखिए ये ओष्ठ व्यंजन जो है ये हम लोग का, ये देखिए ओष्ठ व्यंजन जिसे हम लोग उच्चारण करते हैं, ओष्ठ व्यंजन प फ ब भ म, तो ये जो दोनों हम लोग का ओंठ ये ऊपर वाला भी है, ठीक है, मान लीजिए देखिए ये आपका मुंह हो गया, ठीक है, ये ऊपर वाला लीफ है ओंठ और नीचे वाला, ये दोनों अवरोध होता है, यानी दोनों काम करता है, तो ये हम लोग का ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27, और देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यदि नीचे का होंठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। ठीक है, तो सिंपल है भाई कि हम लोग प फ ब भ म जो है इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर बी। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28, देखिए व व्यंजन का उच्चारण स्थान है, व व्यंजन का उच्चारण स्थान है। अब जब व बोलिएगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपका जो मुंह का जो आकार बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है, उससे भी आप लोग इसको गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग का दंत्य ओष्ठ है, अभी आप लोग को बताया था कि दंत्य ओष्ठ में आता है, देखिए व, ठीक है, ये सिंपल एक ही ऐसा चीज़ है जो ये दंत्य ओष्ठ व्यंजन है। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही, मतलब कि बहुत बार ये क्वेश्चन सब आया हुआ है। ठीक है, ये दंत्य ओष्ठ हो जाएगा। दंत्य ओष्ठ कहने का मतलब कि दांत भी काम करता है इसमें, और जब उच्चारण करते हैं तो हम लोग का ओंठ जो है उसका भी अवरोध होता है। ठीक है, व बोलिए, ठीक है, व, जीभ जो है दांत को टच कर जाता है और ओंठ जो है गोल हो जाता है, तो इसको बोलते हैं दंत्य ओष्ठ, यानी दंत्य ओष्ठ। देखिए 29, वत्सर्य व्यंजन, वत्सर्य व्यंजन कौन सा है। ठीक है, अब वत्सर्य व्यंजन कौन सा है भाई, तो वत्सर्य व्यंजन जो होता है न, ल, ठीक है, और र, सॉरी, हाँ सही है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बोलने में। ये तीनों जो है हम लोग का वत्सर्य व्यंजन होता है, तो इसमें से कौन 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 है, तो सिंपल देखिएगा, ये हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा 29 का। अब देखिए वत्सर्य व्यंजन क्या होता है, देखिए जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा जो है, यानी जीभ जो है ऊपरी मसूड़े, जो मसूड़ा है हम लोग का ऊपर वाला, उसको टच करता है, तो वैसा व्यंजन को हम लोग बोलते हैं वत्सर्य व्यंजन। ठीक है, तो वत्सर्य व्यंजन का संख्या कितना है, 3 है। कौन कौन है, न, ल, र। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29, वत्सर्य व्यंजन कौन सा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, देखिए 30, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। ठीक है, देखिए 30 में क्वेश्चन कैसे पूछा है, देखिए स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, कहने का मतलब समझिए, ये जो र है इसमें अभी र बोल रहे हैं तो अ आ रहा है साउंड, ठीक है, लेकिन वैसा ही चारों में ऑप्शन में से एक है जिसमें ये अ साउंड नहीं आएगा, तो कौन सा नहीं है, देखिए ट्रक, ट्र, ये नहीं होगा, इसमें आ रहा है अ का साउंड। त्राटक, इसमें भी आ रहा है। पुनर्निर्माण, ये हम लोग का बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 30 का बी, क्योंकि ये पुनर हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। सिंपल देखिए, आप लोग को अल्प प्राण और महाप्राण में नहीं फंसना है। ठीक है, अल्प प्राण मतलब जब भी हम लोग उच्चारण के करेंगे कोई भी वर्ण व्यंजन का, तो उसमें मतलब कि थोड़ा कम वायु निकलेगा,
अल्पप्राण में और महाप्राण में थोड़ा सा ज़्यादा वायु निकलता है, सिंपल समझिए ऐसे ही। तो ये इनमें से कौन सा अल्पप्राण है, ठीक है। अ आ क ग प फ सॉरी फ ब य ध, ठीक है। तो देखिए अल्पप्राण है, तो इसमें सिंपल है, आप लोग इसको उच्चारण करके भी बता सकते हैं इसमें से अल्पप्राण कौन सा होगा भाई, ठीक है। देखिए क और ग, देखिए क और ग जो है ये अल्पप्राण है। देखिए अल्पप्राण को पहचानने का तरीका समझिए, क वर्ग है, ठीक है। क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये जो है अल्पप्राण होता है, या च वर्ग का भी यही सेम होता है, त वर्ग का भी यही होगा, ट वर्ग का भी यही होगा, प वर्ग का भी यही होगा, ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है अल्पप्राण होता है, और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया ये। इसका आंसर हो जाएगा क ग। देखिएगा 32, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, ठीक है। देखते हैं भाई कौन सा गलत है। ध संघोष महाप्राण दंत्य है, ध, ठीक है, गलत है बोल रहा है भाई, ये तो सही है, ठीक है। ये तो सही बोल रहा है ये। च अघोष तालव्य अल्पप्राण है, ये भी सही है, ठीक है, ये अल्पप्राण है। ये ब संघोष ओष्ठ महाप्राण है, ब संघोष ओष्ठ महाप्राण है, ब, ठीक है, संघोष तो है, ओष्ठ महाप्राण है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया इस क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, ये गलत है, यही हम लोग का मतलब कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, माइंड से क्वेश्चन निकल गया था। देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बी क्यों हो रहा है भाई, देखिए कन्फ्यूजन इसलिए हुआ कि बी जो है संघोष बोल दे रहा है, ठीक है, और ओष्ठ महाप्राण है बोल दे रहा है, तो ये गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, तो ये बी जो है हम लोग का गलत है। क्योंकि देखिए क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, तो देखिए प फ ब ये जो हम लोग का है तीसरा में आता है, ये ब जो है तीसरा में आता है, तो ये हम लोग का महाप्राण हो, सॉरी अल्पप्राण होगा भाई। तो यहाँ लिख दिया है महाप्राण, तो इसका मतलब है कि ये बी जो है गलत है, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 33, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे कहलाते हैं घोष ध्वनियाँ, महाप्राण ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ, अल्पप्राण ध्वनियाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन संबंधित है घोष ध्वनि से और अघोष ध्वनि से, ठीक है। तो 33 का सिंपल हम लोग का आंसर हो जाएगा अघोष, ठीक है। देखिए घोष ध्वनियाँ वे होते हैं जिसका उच्चारण करते समय हम लोग का स्वर तंत्रियाँ जो है इसमें से कंपन होता है, कंपन हो उच्चारण होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं घोष, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हालांकि ये सब सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसन्नता, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है। अब भाई इसको नहीं पढ़े रहिएगा ना तो ये सब क्वेश्चन को मतलब कोई आप लोग ठीक करके आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है, तो इसमें सिंपल आप लोग को थोड़ा सा समझना होगा कि प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है, तो इसको आप लोग को जानना होगा। देखिए ये प्रसन्नता जो है ये हम लोग का युग्मक ध्वनि है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये युग्मक ध्वनि क्या होता है, ठीक है, युग्मक ध्वनि क्या होता है। देखिए युग्मक ध्वनि उसको कहते हैं, उस ध्वनि को कहते हैं जो द्वित हो जाता है। द्वित मतलब देखिए जब एक ही ध्वनि, ठीक है, जब एक ही ध्वनि द्वित हो जाए, यानी एक ही ध्वनि दो बार उसको यूज कर देते हैं छोटा और बड़ा रूप में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग युग्मक ध्वनि। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं दिक्कत, ठीक है, दी क क त होता है, ठीक है, आधा क क त,
तो ये जो इस तरह का हम लोग लिखते हैं, एक ही ध्वनि को दो रूप में दो बार लिख दिए हैं उसी में मिला के, तो उसको बोलते हैं युग्मक ध्वनि। ठीक है, तो ये जो यहाँ न है, आधा न और पूरा न है, तो ये इस तरह का मिल गया, एक ही ध्वनि को इस तरह से लिखा हुआ मिल गया डबल, तो समझिए कि ये हम लोग का युग्मक ध्वनि होगा, यानी जोड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस सबको आप लोग ध्यान दीजिएगा, युग्मक ध्वनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। ठीक है, निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। अब महाप्राण कौन कौन सा होता है भाई? जितना भी वर्ग है उसका महाप्राण होगा दो, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा, तो इसमें महाप्राण ध्वनि नहीं है बोल रहा है। तो उच्चारण करके देखते हैं। क, ये तो सिंपल पहला ही इसका हो गया। ठीक है, 35 का ए, ये हम लोग का अल्पप्राण आ रहा है और बाकी सब महाप्राण हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, ठीक है, यानी जिसमें कंपन नहीं होता है उच्चारण करने में। तो देखिए अ, ह, ज, स, सिंपल है, हम लोग उच्चारण करते से हम लोग को पता चल गया कि हम लोग का ये अ जो है ये अघोष है। ठीक है, यानी इसको उच्चारण करने में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37। देखिए संबल में कौन सी ध्वनि है? देखिए संबल में कौन सी ध्वनि है, तो अब ये संबल जो है इसको ध्यान देना होगा कि इसमें क्या हिस्ट्री मिस्ट्री है भाई। अब संबल में जो है ये हम लोग का संयुक्त ध्वनि है। अब संयुक्त ध्वनि क्या होता है भाई? ठीक है, संयुक्त ध्वनि क्यों बोल रहा है ये आदमी? तो देखिए संयुक्त ध्वनि क्यों है समझिए। अब देखिए ये आप लोगों के अकॉर्डिंग जो है ये संयुक्त ध्वनि हो गया। ठीक है, जैसे आप लोग क्वेश्चन देखिएगा कि संबल में कौन सी ध्वनि है, तो आप लोग मार दीजिएगा संयुक्त ध्वनि, क्योंकि ये युग्मक ध्वनि तो है नहीं। युग्मक ध्वनि में एक ही वर्ण जो होता है उसको दो द्वित करके यानी दोबारा लिखा जाता है, उसको बोलते हैं युग्मक ध्वनि। ठीक है, अब आप लोग को संपृक्त तो पता नहीं है कि आप लोग संपृक्त करिएगा, आप लोग तुरंत कर दीजिएगा बी को। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो है बी नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, संपृक्त। अब संपृक्त मतलब समझिए, संपृक्त ध्वनि क्या होता है? देखिए जब भी कोई दो अलग अलग व्यंजन को, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई अलग अलग दो व्यंजन को एक साथ मिला दिया जाता है तो उसे कहते हैं संपृक्त ध्वनि। जैसे ये संबल है, स, आधा म, ब, ल, ये दो ध्वनि को मिला दिया गया है, तो इसको बोलते हैं, इस स्थिति को, इस तरह का शब्द को हम लोग संपृक्त ध्वनि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनि। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि संपृक्त क्या होता है और युग्मक क्या होता है। ठीक है, संयुक्त तो आप लोग को बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो भाई ये सब आप लोग को देखिए, ये वर्तनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है भाई। ठीक है, तो देखिए परमात्मा ये तो होगा नहीं, परमात्मा ये भी नहीं है, परमात्मा। ठीक है, परमात्मा ये हम लोग का सही हो जाएगा बी। ठीक है, वर्तनी के आधार पर इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसको ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, स्पेशल उस चीज़ को आप लोगों के लिए क्लियर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा एलाबरेट करके नहीं बता सकते हैं। ठीक है, देखिए 39, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, घनिष्ठ, घनिष्ठ, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, घनिष्ठ, तो ये घनिष्ठ होगा नहीं, घनिष्ठ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए हम लोग का सी। ठीक है, घनिष्ठ। देखिए 40, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 और हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है यानी सही है? एक ही चीज़ को पूछ रहा है, ये सब एक ही चीज़ पूछ रहा है, लेकिन बोलने का क्वेश्चन, बोलने का यानी पूछने का तरीका अलग है बस। आशीर्वाद, आशीर्वाद ये भी नहीं होगा, आशीर्वाद भी ये भी नहीं होगा, आशीर्वाद ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब
ए और डी में, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये सिंपल है। आशीर्वाद तो भाई हम लोग इसे लिखेंगे नहीं, या होता ही नहीं है। देखिए आ सी, ठीक है, आशीर्वाद, तो यहाँ हम लोग का लगना चाहिए। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये डी हम लोग का सही है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, यानी ये पूरा होल वीडियो। ठीक है, सो ये जो हम लोग का वर्ण से था, हम लोग 40 कम क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए और आप लोग को यहाँ हर एक तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए और भी यहाँ क्वेश्चन बनेगा, अनेकों तरह का, 100 को क्वेश्चन बनेगा इसमें, लेकिन आप लोग सब मतलब कि उसमें फंसना नहीं है। आप लोग को ये पैटर्न पता चल गया। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे पूछता है। अभी इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले, देखने से पहले, हो सके तो आप जो पढ़ाए हैं व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, ये सारा चीज़ को, यानी पूरा वर्णमाला को आप लोग पढ़िए और उसके बाद इसको एक बार प्रैक्टिस सेट कर लीजिए 1-2 बार। उसके बाद जो भी छूट रहा है, ठीक है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, वो सब अलग हो गया। आपको केवल यहाँ व्यंजन को ध्यान देना है और व्यंजन से यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोग का। ठीक है, बस जो बोल रहे हैं उसको एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।